पढ़ेंगे व्यक्तिगत विभिन्नताएं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं वह विभिन्नताएं होती है व्यक्तियों के शारीरिक और मानसिक रूप से जो उनमें विभिन्नता होती है, भिन्नताएं पाई जाती है, उसको कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताएं। इन विभिन्नताओं के आधार पर ही व्यक्ति का अपना अपना व्यक्तित्व झलकता है। उनके व्यक्तित्व का विकास होना या उनका कम होना किस पे आधारित होता है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण। व्यक्तिगत विभिन्नताएं दो तरह की होती है। पहली आती है आंतरिक विभिन्नता, दूसरी आती है बाह्य विभिन्नता। आंतरिक विभिन्नता वह विभिन्नता होती है जो प्रत्येक व्यक्ति की अपनी शारीरिक और मानसिक विभिन्नता में अंतर होता है, वह कहलाती है आंतरिक विभिन्नता। जैसे कि किसी भी व्यक्ति का अपने उसमें बुद्धि बहुत अधिक होती है, लेकिन उनके तर्क करने की शक्ति बहुत ही कमजोर होती है, तो वह जो विभिन्नता या उनमें जो कमी कहलाती है वह कहलाती है आंतरिक योग्यता सम कह लो या विभिन्नता कह लो। फिर आती है दूसरी बाह्य विभिन्नता। बाह्य विभिन्नता वह होती है जो हमें स्पष्ट रूप से दिखती है, यानी कि दो या दो से अधिक लोगों में जो विभिन्नताएं पाई जाती है, मानसिक रूप से कहे या शारीरिक रूप से, तो वह कहलाती है बाह्य विभिन्नताएं। जैसे कि दो लोगों में कंपैरिजन करना कि वह गोरा है वह काला है, उनके तर्क करने की शक्ति, उनके स्मरण रखने की शक्ति, उनकी भाषा, आचार विचार, इन जो विभिन्नताओं में अंतर होता है वह कहलाती है बाह्य विभिन्नताएं। अब व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कुछ कारण होते हैं। ये जो विभिन्नताएं आती है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो आती है, उनके क्या क्या कारण है? वह कारण है, पहला किन किन कारणों से ये विभिन्नता आती है? पहला है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम जो मैंने आपको बताया कल की क्लास में, मैंने आपको बताया था कि वंशानुक्रम क्या होता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का आदान प्रदान होना, यानी कि हमारे पूर्वज या माता पिता से जो गुण हमें मिलते हैं वह कहलाते हैं वंशानुगत गुण। तो बाह्य जो विभिन्नता है यानी कि व्यक्तिगत जो कारण होता है वो होता है वंशानुगत का सबसे बड़ा योगदान है, यानी कि हमारे माता पिता या पूर्वजों में जो विभिन्नताएं होगी वही विभिन्नताएं यानी कि वही गुण हमारे अंदर भी आते हैं। तो उस कारण भी अलग अलग लोगों में उनके माता पिता पूर्वजों या घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके गुण उनमें आते हैं, उस कारण भी बच्चों में विभिन्नताएं पाई जाती है। सेकंड आता है लिंग भेद। लिंग भेद यानी कि स्त्री और पुरुष। स्त्री और पुरुष के फर्क से भी व्यक्तिगत विभिन्नता पाई गई है। जैसे कि स्त्रियों में आप देखेंगे कि स्त्रियों में राइटिंग लिखने की जो सुंदर लेख होता है वह उसका गुण अधिक होता है, उसकी तुलना में कंपैरिजन में पुरुषों में जो होता है वह उनमें गायकी की अच्छी होती है, उनमें गायकी का गुण होता है। ऐसे कैसे अगर तर्क शक्ति और स्मरण शक्ति में देखें तो पुरुषों में तर्क शक्ति बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन इसकी कंपैरिजन में औरतों में स्त्रियों में याद रखने की शक्ति जो होती है, स्मरण शक्ति, वह सबसे अधिक होती है। इस तरीके से लिंग भेद से भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं आती है, यानी कि स्त्री और पुरुष में भी उनकी अपनी अपनी अलग अलग विभिन्नताएं पाई गई है। उसके बाद आता है थर्ड आता है शैक्षिक विभिन्नता। शैक्षिक विभिन्नता से तात्पर्य है कि जो शिक्षा हमें मिलती है
लोग बच्चों को जो शिक्षा, जैसे हम किस स्कूल में गए हैं, वहां से हमने कैसी शिक्षा प्राप्त की है, उससे भी उनके व्यक्तित्व का पता चलता है। व्यक्तित्व का विकास अगर कह सके तो हमें शिक्षा से भी सब बच्चों को अलग अलग था। बच्चे हर तरह के स्कूल में अलग अलग बच्चे अलग अलग स्कूलों में पढ़ते हैं, अलग अलग शिक्षाएं लेते हैं। तो उनको किस प्रकार की शिक्षा मिली है, उस स्कूल से, कौन सी स्कूल से पढ़ा है, किस तरह की शिक्षा मिली है, उस बात पे भी उनके व्यक्तिगत प्रभाव पड़ता है और उनमें अलग अलग विभिन्नता पाई जाती है। फिर अगला आता है वातावरण का। वातावरण का, जो कि मैंने आपको बताया, वातावरण का हमारे जीवन में व्यक्तित्व पर बहुत ही सीधा और सरल, बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। यानी कि हमारे चारों ओर का वातावरण कैसा है, बच्चों को ये सारी चीजें तो मिल जाती है, लेकिन वातावरण में जो विभिन्नता पाई जाती है उसके कारण भी व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत ही अधिक प्रभावित होता है। कि उसको घर में है, बाहर है, समाज में है, उनको अलग अलग वातावरण मिलता है, अलग अलग परिवारों से है, बाहर से अलग अलग तरह की शिक्षा प्राप्त होती है। स्कूल में तो जो शिक्षा ग्रहण करते वही, उसके अलावा जो पारिवारिक संबंध में जो शिक्षा मिलती है उससे भी बच्चों का व्यक्तित्व प्रभावित होता है। फिर आती है आपकी 5वां बिंदु आता है आर्थिक तत्व। आर्थिक तत्व के क्षेत्र में आप क्या समझेंगे? आर्थिक तत्व यानी कि आर्थिक स्थिति के बारे में, यानी कि अमीरी गरीबी ले लीजिए। इसमें अमीर गरीब है, और जैसे कृषक होते हैं जो कृषि करते हैं, और उसके अलावा जैसे उद्योगपति होते हैं, ऐसे अलग अलग। आर्थिक तत्व का सीधा मतलब है कि स्थिति, यानी कि जो गरीबों का व्यक्तित्व होता है वो अमीरों के कंपैरिजन में उनका व्यक्तित्व कम होता है, यानी कि वह अपने आप को निम्न समझते हैं। उनमें जो योग्यताएं होती है, भिन्नताएं होती है, वो बहुत ही उन दोनों के कंपैरिजन में जो भिन्नताएं होती है अमीरी और गरीबी के लोगों में, वह हमको स्पष्ट रूप से अलग अलग दिखाई देती है। ऐसे के ऐसे जो कृषक होते हैं, उद्योगपति होते हैं, यानी कि जो कृषि करने वाले लोग होते हैं वो, और जो उद्योगपति होते हैं, यानी कि हमको सामने दिख रहा है कि जो कृषि करते हैं वो उद्योगपति के कंपैरिजन में लो होते हैं। तो इस वजह से इनमें भी जो विभिन्नताएं पाई जाती है वह भी व्यक्तिगत विभिन्नताओं में सम्मिलित होता है। उसके बाद आता है प्रजाति। प्रजाति से मतलब है कि जातिवाद, जाति है, समाज है, जाति समाज, अलग अलग जाति के लोग, प्रदेशों के लोग जो होते हैं उनमें भी अपना अलग अलग तरीका होता है, उनका अलग अलग आचार विचार होते हैं, उनकी भाषाएं जो होती है वह अलग अलग होती है, उनकी सोचने की, उनकी सभ्यता है, सोच है, इन सब का प्रभाव पड़ता है। तो जातिवाद, हर जातियों में अपने अपने रिवाज अलग होते हैं, तो उसके कारण भी उनके व्यक्तित्व पर असर पड़ता है। तो इस तरीके से ये मैंने आपको व्यक्तिगत प्रभाव के ये 6 कारण बताए। इन 6 कारण से जुड़ा होता है हमारा व्यक्तित्व, यानी कि व्यक्तित्व जो भिन्नताएं हमारे अंदर पाई जाती है और उससे व्यक्तित्व का कितना विकास होता है वह डिपेंड इन 6 पॉइंट पे के कारण पड़ता है, कि वंशानुगत का, लिंग भेद का, शिक्षा का, वातावरण का, आर्थिक प्रभाव का और जाति का। इन 6 पॉइंट का सीधा सा, सरल और बहुत ही ज्यादा गहरा असर पड़ता है। इन सब बिंदुओं के कारण ही हमारे अंदर जो व्यक्तित्व जो विकास कह सकते हैं, इसको एक तरीके से व्यक्तित्व विकास बढ़ता है और कह सकते हैं कि घटता है। अगला आता है पॉइंट
खेल विकास। जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में शारीरिक विकास है, क्रियात्मक विकास जिसे कि गामक विकास भी कहते हैं बता चुकी हूँ, वैसे के वैसे अगला है और व्यक्तित्व विकास। इससे आगे आता है हमारा खेल विकास। खेल विकास से जैसे आप समझते हैं कि खेल से है, खेल हमारे जीवन से सीधा तरीके से जुड़ा हुआ है और बहुत ही जरूरी है। खेल से हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से उसका विकास होता है। खेलों से हमारे अंदर जो दबी हुई भावनाएं होती है उसको भी बाहर उजागर होती है, उनको दूसरों के सामने प्रकट करने का अवसर मिलता है। और खेलों से हमारे जो क्रियात्मक यानी कि शरीर की जो क्रियाएं होती है उनको बहुत ही ज्यादा मजबूती और हमारे अंदर का जो डर है उसको भगाने में बहुत ज्यादा सहायता मिलती है। खेल कई प्रकार के होते हैं। खेल के प्रकार खेल कई तरह प्रकार के होते हैं। जैसे कि पहला होता है किसी से भी जैसे साथियों की संख्या के आधार पर खेलना। संख्या के आधार पर साथियों की संख्या के आधार पर जैसे जैसे बच्चा जैसे जन्म लेता है उसके 1-2 वर्ष बाद बच्चे में थोड़ी बहुत समझ आने लग जाती है। तो वह जैसे कि 2 वर्ष का बालक होता है तो वह अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलना या किसी वस्तु से खेलना शुरू करता है। वह जैसे जैसे वह थोड़ा बड़ा होगा तो वह अपने साथियों के साथ यानी कि अपनी उम्र के बच्चों के साथ बराबरी के बच्चों के साथ खेलना शुरू करता है। जैसे कि शारीरिक खेल है, घर में भाग दौड़ का खेल है, पकड़म पकड़ी का खेल है, एक दूसरे को ढूंढना है, इस तरीके से खेल खेलना शुरू करते हैं। कुछ समय बाद जब उनको ज्यादा समझ आती है, वह अपनी उम्र से दुगुने वर्ष के हो जाते हैं, तो उसके बाद वह मानसिक रूप से खेलना शुरू करते हैं कि वह उस समय अपने कुछ ही जैसे कि आप कह सकते हैं सामूहिक रूप से, जैसे कि क्रिकेट गेम है, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, इस तरीके से यानी कि सामूहिक यानी कि बहुत बच्चों को लेकर अलग अलग तरह तरह के कई बच्चों को लेकर वह खेलना शुरू करते हैं। तो इस आधार पर साथियों की संख्या के आधार पर बच्चों में खेल कौन कौन से हो गए? 3 तरह के खेल हो गए। पहला तो आता है समांतर खेल, साहचर्य खेल और सामूहिक खेल। समांतर खेल, साहचर्य खेल और सामूहिक खेल, ये तीनों खेल आए साथियों की संख्या के आधार पर कि जिसमें समांतर खेल में वह बच्चे अकेला खेलना ज्यादा अच्छा समझते हैं। अकेले खेलते किसी भी वस्तु को लेकर वह खेलने लगते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं तो वह अपने साथी के साथ 1 या 2 बच्चों के साथ खेलना प्रारंभ करते हैं। उसके कुछ समय बाद यानी कि कुछ बड़े होने के बाद वह सामूहिक खेल यानी कि अपने से ज्यादा की संख्या में बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं। फिर आता है सक्रियता के आधार पर। सक्रियता के आधार पर कि ये 2 तरह के खेल होते हैं, एक तो शारीरिक खेल और एक मानसिक खेल। यानी कि सक्रियता के यानी कि सक्रिय हमारे शरीर के सारी क्रियाओं में जो क्रियाएं जो क्रियाशील होती है उसको कहते हैं सक्रियता वाले खेल। यानी कि पूरी तरीके से शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से हमारी जो विकास हो या हमारी क्रिया गतिशील हो वह कहलाते हैं सक्रियता के आधार पर। ये 2 तरह के खेल होते हैं। पहला होता है शारीरिक खेल और दूसरा है
मानसिक खेल, शारीरिक खेल जो शारीरिक रूप से खेला जाता है, जिसमें कि शारीरिक रूप से क्रियाएं ज्यादा होती है, शरीर की क्रियाओं का महत्व ज्यादा होता है। जैसे कि आप जानते हैं शारीरिक रूप से यानी कि घर के बाहर जो खेल खेले जाते हैं उनको कहते हैं शारीरिक खेल, जैसे कि क्रिकेट है, बैडमिंटन है, रेस लगाना है, ठीक है, इस तरीके के खेल कहलाते हैं शारीरिक खेल। फिर आते हैं सेकंड मानसिक खेल। मानसिक खेल में जिसमें कि वह केवल घर बैठे, जिसमें शारीरिक क्रिया नहीं होती, केवल मानसिक रूप से वह खेलते, मानसिक जो क्रिया होती है वही गतिशील रहती है। जैसे कि शतरंज खेलना है, शतरंज है, कैरम है, वीडियो गेम्स है, ये सारे खेल आते हैं मानसिक रूप से खेले जाते हैं, जिसमें कि शारीरिक जो क्रियाशीलता होती है वह कम होती है, लेकिन मानसिक जो क्रियाशीलता होती है वह बहुत ही अधिक होती है। नेक्स्ट आता है स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पर यानी कि स्थान को चयनित करके जो खेल खेले जाते हैं, ये खेल दो तरह के होते हैं, एक तो घर के बाहर और एक घर के अंदर, जो कि आप जानते हैं इंडोर और आउटडोर गेम। ये वापस होते हैं दो तरह के, घर के अंदर खेले जाने वाले खेल और घर के बाहर खेले जाने वाले। घर के अंदर जो खेल खेले जाते हैं वह आप देखेंगे कि जहां तक होते हैं मानसिक रूप से अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, जिसमें कि हमको दिमाग का उपयोग मानसिक रूप से उसमें उस खेल को खेलना पड़ता है। जैसे कि घर में बैठ के आप जानते हैं कि घर के अंदर इंडोर गेम्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कैरम है, शतरंज है, लूडो है, टीवी देखना है और वीडियो गेम्स है, ये सारे आते हैं घर के अंदर खेले जाने वाले खेल। और इनमें सबसे ज्यादा क्रियाशील हमारा मानसिक यानी कि मस्तिष्क रहता है। फिर आता है घर के बाहर खेले जाने वाले खेल, जो कि आपको पता है आउटडोर गेम्स होता है, बैडमिंटन है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, ये सारे खेल जो होते हैं, रेस है, ये सारे खेल घर के बाहर खेले जाते हैं, जिसमें कि मानसिक जो क्रियाशीलता होती है वह कम होती है, लेकिन शारीरिक जो क्रियाशीलता होती है यानी कि गतिशीलता होती है वह शरीर की वह सबसे अधिक होती है। तो इस तरीके से स्थान को लेकर यानी कि घर के बाहर और अंदर स्थान को लेकर भी खेल को बांटा गया है। फिर आता है कार्ल ग्रूस के अनुसार। कार्ल ग्रूस के अनुसार भी खेल को बांटा गया है। ये खेल कहलाते हैं जैसे लड़ाई के जो खेल होते हैं वह गतिशील खेल, परीक्षणात्मक खेल, फिर आते हैं रचनात्मक खेल और कुछ होते हैं बौद्धिक खेल। ये सारे खेल आते हैं कार्ल ग्रूस के अंतर्गत। लड़ाई के खेल, गतिशील खेल, फिर आते हैं परीक्षणात्मक खेल, परीक्षणात्मक खेल, रचनात्मक खेल और फिर लास्ट आता है बौद्धिक खेल। ये सारे खेल आते हैं कार्ल ग्रूस के अनुसार। कार्ल ग्रूस वैज्ञानिक के अनुसार इनका कहना है कि कुछ ऐसे इन 3 पॉइंट के आधार पर तो खेल को बांटा ही गया है, लेकिन कुछ खेल ऐसे होते हैं जिनको इनके अनुसार जैसे लड़ाई के खेल कहा गया है, जैसे कि आप जानते हैं कुश्ती है, एक तरीके से बास्केटबॉल जो होता है वो भी एक तरीके
ये कबड्डी है, ये सारे लड़ाई के खेल में अंतर्गत आते हैं। फिर आते हैं गतिशील के खेल, जिसमें हमारा शरीर गतिशील रहता है, जैसा कि मैंने आगे भी आपको बताया। गतिशील खेल जो कि घर के बाहर खेले जाते हैं, वह सारे जो भी खेल है वह सब गतिशील खेल कहलाते हैं। फिर आता है परीक्षणात्मक खेल। इसमें आता है कि बच्चा जो होता है किसी भी चीज को देखकर उसमें एक्सपेरिमेंट करता है, उस जो भी वस्तु होती है उसको अच्छे से निहारता है, देखता है कि इस वस्तु को किस तरीके से सही किया जा सकता है, उसको खोने की कोशिश करता है और उस वस्तु को वापस उसी की तरह जोड़ने की कोशिश करता है। तो उस खेल को कहते हैं परीक्षणात्मक खेल। फिर आता है रचनात्मक खेल। रचनात्मक खेल में अलग अलग तरह की रचनाएं करना, कि नई नई चीजों का खोज करना, उसको कहते हैं रचनात्मक खेल। खेल खेल में बच्चा, जैसे कि आप जानते हैं, अलग तरह की ड्राइंग बनाना है, अनयूज जो चीजें होती है, वेस्ट जो चीज होती है, उनसे काम में लेने वाली चीजें बना लेते हैं। खेल खेल में नई नई तरीके के डिजाइन्स है, कुछ ऐसा नया करने की सोचते हैं, यानी कि नई रचना करने का उनमें मानसिक रूप से आ जाता है, खेल आते हैं। तो इस तरीके से वह खेल जो होते हैं वह रचनात्मक खेल कहलाते हैं। फिर आते हैं बौद्धिक खेल, जिसमें कि बुद्धि का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, जैसे कि गणितीय सवाल हल करना है, प्रश्नोत्तरी करना है, ये सारे जो खेल आते हैं वह बौद्धिक खेल में आते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, जैसे हमारे टीवी पर भी कई सीरियल आते हैं जिसमें प्रश्न किए जाते हैं, तो जिससे उन बौद्धिक खेल ऐसे होते हैं जिनसे हमारा मानसिक रूप से जो कह सकते हैं वह बहुत ही अधिक हो जाता है, उसको कहते हैं बौद्धिक खेल। फिर अगला आता है हमारे हरलॉक के अनुसार। इसके अनुसार दो खेल होते हैं, सक्रिय और निष्क्रिय खेल। ये दो तरह के खेल होते हैं। सक्रिय खेल वही शारीरिक खेल जिसमें शारीरिक गतिशील गतियां अधिक होती है, और निष्क्रिय खेल जिसमें कि मानसिक रूप से जो गतियां होती है वह अधिक निर्भर करती है, वह कहलाती है निष्क्रिय खेल। तो आज मैंने आपको बताया खेल विकास के बारे में। खेल विकास हमारे लिए किस तरीके से जरूरी है, विकास की जो कह सकते हैं जो गाड़ी, उसके लिए एक तरीके से खेल जो है वह भी बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। तो खेल के मैंने इतने पॉइंट बताए। खेल को साथियों की संख्या के आधार पर, सक्रियता के आधार पर, स्थान के आधार पर, कार्लग्रुस और हरलॉक, इन दोनों के आधार पर को भी खेल को अलग अलग क्षेत्र में बांटा गया है। कि खेल हर तरह के खेल होते हैं, लेकिन वह खेल किस क्षेत्र से या किस आधार पर खेले जाते हैं, उस आधार पर मैंने ये सब आपको बताया कि खेल किस तरीके से हमारे जीवन में मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों ही तरह से बहुत ही जरूरी है। तो आज मैंने आपको व्यक्तिगत विभिन्नताएं यानी कि व्यक्तिगत विकास के बारे में, कि इससे सीधा असर हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है, और खेल जो कि खेल के रूप में भी हमारा विकास होता है, यानी कि इन दोनों के आधार पर हमारे जो शारीरिक विकास है, यानी कि आप कह सकते हैं कि मानव विकास है, उस पर बहुत ही अच्छा और सीधा सरल प्रभाव पड़ता है। इसलिए खेल भी हमें व्यक्तित्व का भी ध्यान रखना चाहिए, और खेल खेलना हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। आज के लिए इतने ही। इससे आगे यानी कि बच्चों की कुछ आदतों के बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।